क्वेश्चन को फिर से पढ़ लो एक बार। छठा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन जो है वो पहले यूनिट का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन है, 9 पिकोफैरेड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है। 3 हमारे पास संधारित्र है, तीनों को आपस में श्रेणी क्रम में जोड़ा है। ठीक, संयोजन की कुल धारिता क्या होगी हमको ये निकालना है। और यदि संयोजन को 120 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ दिया जाए, 120 वोल्ट का बाहर कोई सेल लगा हुआ है, बाहर कोई बैटरी लगी 120 वोल्ट की लगी, उससे अगर संधारित्र को जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, हमने आवेश ले लिया ना, प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक, तो श्रेणी क्रम में संधारित्र कैसे जोड़ते हैं? ऐसे तो जोड़ते हैं, देखो ऐसे तो जोड़ता है, बताओ जानिए। ये श्रेणी क्रम है ना, ये है श्रेणी। ठीक है, पहले संधारित्र के दूसरी प्लेट, दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट, दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते हैं, इसी क्रम में। और फिर पहले संधारित्र की पहली प्लेट को हम बैटरी से जोड़ देते हैं, यहाँ पे बैटरी लगी ऐसे। ये जो बैटरी है वो 120 वोल्ट की, इसका विभवांतर 120। कौन छोटी छोटी लाइन? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। एक जो सेल होती है, सेल, उसमें 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी या सेल में होते नहीं होते हैं, प्लस और माइनस होता है नहीं होता? तो जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको बड़ी लाइन से बनाते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को छोटी लाइन से बनाते हैं। आई बात समझ में? बाकी ये तो उसको जोड़ने के लिए तार है ना। तो ये सेल का सिंबल, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो दोनों लाइनें बराबर कर देते हैं, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं लगाते, ऐसे बराबर कर देते हैं। जब संधारित्र का चिन्ह ऐसा होता है, सेल का ऐसा होता है। अब बहुत सारे सेल को जब आपस में जोड़ देते हैं ना ऐसे करके श्रेणी क्रम में, तो इसको हम बैटरी कहते हैं। सेलों के संयोजन को बैटरी, ये आगे सेकेंड यूनिट में पढ़ाएंगे। वहां पे बहुत सारे सेल आपस में जोड़ते हैं श्रेणी क्रम, तो बन जाती है बैटरी। हमारे घरों में जो 12 वोल्ट की बैटरी है, बड़ा सा बैटरा होता है, उसमें बहुत सारे सेल है, 6 सेल है, तो 6 प्लेट की बैटरी है, उसमें 6 सेल है, समझ गए? इस तरीके के 6 सेल होंगे, तब वो बैटरी बन जाएगी। इसलिए हमने यहाँ ही बना दी, समझ गए? तो हमारे पास 3 संधारित्र है, चलो इसका नाम ले दो C1, को लिख दो C2, और तीनों किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, और सब 9 पिकोफैरेड के हैं। ये 9 पिकोफैरेड है, ये भी 9 पिकोफैरेड है, 9 पिकोफैरेड, और ये भी 9 पिकोफैरेड है। सबसे पहले निकाल लो कुल धारिता। कुल धारिता कैसे निकलती बताओ? कुल धारिता कैसे निकलती है? श्रेणी क्रम में जुड़े है ना, तो सूत्र कौन सा लगेगा बताओ? ज्योति जानवी, श्रेणी क्रम में कौन सा फार्मूला लगता है? 1/C वाला ना, तो 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये तो लगेगा। तो क्योंकि ये फार्मूला है, इसको से बंद कर दो ताकि पीछे अलग। अब क्या करेंगे? 1/C लिख देंगे, 1/C1 का मान ये देखो 9 लिखा हुआ है, तो 9 लिख दो, ये देखो प्लस ये भी 1/9 प्लस ये भी 1/9। कितना समझ में आया है? अब क्या करें? हार तो बराबर है ना तीनों के, तो अगर हार बराबर तो ऊपर 3 हो जाएगा जुड़ करके, नीचे 9 ही रहेगा, है ना? अब एक जगह 3 कम 3 या 9, 1/C बराबर कितना है? 1/3। अब ये पलटेंगे तो ये पलट जाए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 गुणा 1 3, 3 गुणा 3, तो आ गया 3 पिकोफैरेड। पिको में ही तो था सब, तो इनका सबका जो कुल धारिता है, यानी कि यहाँ और यहाँ, इस बिंदु और इस बिंदु के बीच का जो टोटल धारिता है वो आएगी 3 पिकोफैरेड। देखो घट गई कि नहीं घट गई? जितनी थी 9 9 9 थी ना, अब तो टोटल 3 ही हो गई। तो पहला लग गया ना, कुल धारिता निकल गई। बताओ, यहाँ पे लिखोगे संयोजन की कुल धारिता, कुल धारिता C बराबर आ गया 3 पिकोफैरेड, ये पहला लग गया। ठीक, अब सेकेंड नंबर देखो। सेकेंड नंबर थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना है। यदि संयोजन को 120 वोल्ट की सप्लाई दे दी जाए, यहाँ 120 वोल्ट के साथ चारों तरफ इसके दोनों बिंदुओं को जोड़ दिया जाए, तो प्रत्येक संधारित्र विभव का, देखो जब श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं ना संधारित्र, तो इसमें विभवांतर अलग अलग हो जाता है, हो जाता है कि नहीं?
लेकिन आवेश बराबर रहता है। ये मैंने पढ़ाया था संयोजन में, संधारित्रों के संयोजन। यहाँ से ये अगर एक पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे इसी तरफ, है ना, धारा इधर से कर पाएगी, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यानी कि इसका विभव पॉजिटिव, इसका विभव नेगेटिव हो जाएगा। बोलो, प्रेरण के कारण यहाँ पॉजिटिव तो प्रेरण का यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, है ना, यहाँ से आवेश इधर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। बोलो बोलो, लेकिन जितने जितना ये पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव इस पे भी तो होगा। बोलो, और जितना नेगेटिव इस पे आएगा उतना पॉजिटिव यहाँ आएगा, जितना पॉजिटिव आएगा उतना नेगेटिव इस प्लेट पे आएगा, यानी कि कुल मिला के हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव जो आवेश का मान होगा ना वो सब पे बराबर होगा। लेकिन इस पे अगर आवेश क्यों है, इस पे भी आवेश क्यों ही रहेगा और इस पे भी आवेश क्यों ही रहेगा, लेकिन विभवांतर अलग अलग रहेगा, अलग अलग विभवांतर रहेगा। यहाँ पे V1, यहाँ V1 हो जाएगा विभवांतर, और यहाँ हो जाएगा V2, और यहाँ V3 हो जाएगा। तो इस बात को समझाने के लिए हम लिख देंगे जो कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र, ये बात लिखना पड़ता है ना, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश समान, आवेश ब्रैकेट में लोग क्यों समान, आवेश समान, ठीक, बोलो, आवेश समान रहेगा ना सब पे, क्यों, तथा विभवांतर भिन्न भिन्न होता है, तो विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। तो हमने V1 V2 मान तो लिया ना, अब पूछ रहा है कि बताओ प्रत्येक पे कितना होगा, तो सबसे पहले काम करो, कुल आवेश निकाल लो पूरा, यहाँ से यहाँ तक टोटल आवेश निकाल लो। अच्छा, इस टोटल आवेश कैसे निकले, टोटल आवेश निकालने के लिए क्या करो, टोटल आवेश निकाल, तो हमको पता है C पता है, V पता है ना, तो क्योंकि C बराबर है 3 पिको फैरेड और V बराबर कितना है 120 वोल्ट, तो टोटल पूरे परिपथ का कितना होगा, तो परिपथ में निकाय का लिखो, तो निकाय का पूरे सिस्टम का निकाय का कुल आवेश कितना होगा, निकाय का आवेश ये लिख दो Q बराबर कितना होगा। तो देखो फार्मूला होता है C बराबर Q/V, है ना, तो भाई Q बराबर क्या होगा, Q बराबर होगा CV, है ना, तो Q बराबर क्या होगा C गुणे V, यही तो होगा। C और V के देखो मान दिए हुए, जब C और V का मान रखोगे तो कितना आएगा, C का मान रखोगे तो 3 पिको फैरेड आएगा, बोलो, और गुणे V का मान रखोगे तो 120 वोल्ट आएगा, जब तीनों की गुणा करोगे दोनों की तो Q बराबर कितना आएगा, Q बराबर कितना आएगा 12 तिया 36 360, 0 वाला है। अब ये जो आंसर आया है ना ये काहे में आएगा, कूलाम नहीं आएगा, पिको कूलाम आएगा, तो पिको फैरेड, ये मान आ गया पिको कूलाम, बोलो, क्योंकि पिको फैरेड मान दिया हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश 360 पिको कूलाम, इस पे भी 360 पिको कूलाम, इस पे भी और इस पे भी। अब कह रहा है कि बताओ इस पे विभवांतर कितना होगा, हम लिखेंगे C1 संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर, हम देखेंगे C1 संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर, ये हमने क्या मान रखा है V1, तो V1 मान लो, V1 बराबर क्या होगा, देखो यहाँ पे V बराबर Q मान C होता है, इस फार्मूले से देखो C बराबर Q मान V होता है, तो V बराबर क्या होगा Q/C नहीं होगा, इसी से तो मिलकर बना है, तो V1 बराबर होगा Q/C, तो Q तो सबके लिए सेम है, तो Q को Q ही रहने दो, C तो बदल रहा है ना, तो C की जगह C1 कर दो, है ना, बोलो, हाँ C1 C2 C3 सेम है, तो सेम ही, लेकिन ये बदल भी तो सकता है, इसलिए मैंने C1 C2 C3 कर दी, नहीं समझे, धारिताएं तो सबकी अलग अलग भी है बाई डिफॉल्ट, आई पर इसलिए हम यहाँ पे C1 लिखते हैं, तो V1 बराबर Q का मान,
बताओ कहाँ दिया हुआ, ये देखो दिया 360, तो 360 नहीं दिया मैंने। अच्छा, C1 का मान कितना दिया है, 9 दिया है, देखो C1 C2 C3 के मान से बराबर है ना, तो C1 का मान 9 है, यहाँ पे 9 लिख दिया। तो V1 बराबर कितना है, 4 32, ये कहा है मैंने, 936, 4 बार 40 आ गया, ठीक, क्योंकि 360, ये 360 पिको कोलाम होगा, और ये 9 पिको फैरेड होगा, है ना, पिको पिको से कट जाएगा ना, तो कोलाम प्रति फैरेड ही तो बचेगा, तो वो बन जाएगा वो सर, तो 40 वोल्ट है कि नहीं, बताओ। अब इसी तरीके से C2 संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर, ये क्या होगा, V2 बराबर क्यों अपान C2 हो जाएगा, क्यों तो सबके लिए सेम ही ना, तो V2 बराबर हो जाएगा 360 अपान C2 का मान बताओ, 9 ही है, चेंज भी हो सकता था, 9 की जगह 8 भी हो सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, इसीलिए मैंने C2 लिखा था, तो V2 बराबर कितना आएगा, इसका भी 40 आएगा, इसका भी 40 आएगा, 40 वोल्ट कटने के बाद 40 वोल्ट इसका भी आएगा। अब V3 पे भी 40 आएगा, है ना, लिख लोगे ना, C3 संधारित्र के, इसका मतलब कि प्रत्येक प्लेटों के बीच, अच्छा सेम विभवांतर क्यों है जरा बताओ, सेम विभव क्यों है, सेम विभव क्यों आ रहा है, कोई बता सकता है, आवेश तो आप पहले से ही सब पाओ पाओ, आवेश जो है बाई डिफॉल्ट तो समान होंगे ही श्रेणी क्रम में, आवेश समान होने से नहीं आ रहा है, आवेश तो समान है ही, धारिता समान है, अगर धारिता समान होती ना तो सेम नहीं आते विभवांतर, अलग अलग आते, श्रेणी क्रम में तो आवेश समान होंगे ही होंगे, तो पक्की बात है, जैसे कहीं शादी में जाओगे तो वहां दूल्हा दुल्हन तो पहले तो होंगे ही होंगे, वो तो पक्की बात है, कोई जाए जाए ना, वो तो होंगे ही, एग्जिस्ट ही तो करेंगे ना, वरना फिर शादी किसकी हो रही, क्यों, अगर श्रेणी क्रम में जोड़े तो ये जरूर बराबर हो, ये नहीं हो सकते, यहाँ बराबर है, दोनों बराबर है, इसलिए विभवांतर भी बराबर लग रहे हैं, तो ये भी हो जाएगा Q अपान C3, तो V3 बराबर हो जाएगा 360/9, तो V3 बराबर आ जाएगा फिर वही 40 वोल्ट। तो हम नीचे एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि प्रत्येक संधारित्रों के प्लेटों के बीच विभवांतर बराबर 40 वोल्ट है, ठीक, लिख दोगे ना यहाँ पे हटा करके, देखो उतारो, आगे समझ में, डाल दो। क्वेश्चन नंबर 7 है ना, दिए गए परिपथ में, दिए गए परिपथ में ए व बी, दिमाग खोल के समझना, ठीक, ऐसे तो है, देख रहे हो मिलाते रहो, ये बी बिंदु है, ए बिंदु है, ये बी बिंदु, टोटल कितने कैपेसिटर है, 1 2 3 4 5, देखो ये वाला कितना है, 3 माइक्रोफैरड, ये भी 3 माइक्रोफैरड है ना, और ये कितना है, 8 है, 8 माइक्रोफैरड है, और ये भी 6 है, ये 6 माइक्रोफैरड, ये भी 6, ठीक, अब इसको जरा इस डायग्राम को ध्यान से समझोगे ना, और उसको थोड़ा सा रीअरेंज करके बनाओगे तो वो समझ में ज्यादा आएगा, देखो ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ए बिंदु में देखो एक साइड इधर है, ये वाली साइड इधर है, अब ये वाली साइड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से इस वाले पॉइंट से करंट यहाँ से स्प्लिट करेगा, करंट यहाँ से स्प्लिट करेगा, फटेगा यहाँ से, इधर से करंट जाएगा, वो इधर जाएगा, मतलब मान लिया अगर 5 एम्पियर करंट इधर आ रहा है, हो सकता है 3 इधर चला जाए, 2 इधर चला जाए, लेकिन बट यहीं से तो बटेगा,
स्प्लिट करेगा। और तो इसका मतलब ये हुआ कि ये और ये जो संधारित्र है, ये एक पॉइंट से अलग हो रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं, है नहीं बताओ। तो इनको हम ऐसे बना सकते हैं, इसको हम ऐसे बना सकते हैं, समझ लो, इसको हम रीअरेंज करके बना रहे हैं, ऐसे बना सकते हैं, बोलो। ये 3 है, ये 3 है, इसको 3 कर दें, 3 माइक्रोफेरेड ये वाला है और 3 माइक्रोफेरेड ये वाला है, बोलो। और ये वाला जो 4 है, ये मैंने ऐसे बना दिया, ये ए बिंदु, बताओ, इसको मैंने रीअरेंज कर दिया। अब इसी तरीके से इन दोनों को हम रीअरेंज कर सकते हैं, इन दोनों को। क्योंकि यहाँ से करंट अगर मान लो इधर से करंट जा रहा है तो वो यहाँ से स्प्लिट करेगा, या वापस से आ रहा है तो वो यहाँ से करंट आने वाला करंट यहाँ से आने वाला करंट मिल करके फिर यहाँ टोटल करंट होगा, है कि नहीं। तो ये भी दो जो पाथ है वो स्प्लिट हो रहे हैं यहाँ भी, जो देखा है ना, या कह लो कि तार है, या दो भागों में बट रहे हैं, तो ये भी दो अलग अलग बन सकते हैं इस तरीके से। ये कितने का, 6 है ना, 6 माइक्रोफेरेड, और ये भी तो 6 माइक्रोफेरेड, 6 मतलब ये बन गया बी बी, ये वाला। इन दोनों को मैंने ये बना दिया, इन दोनों को मैंने ये बना दिया, अब बचा कौन, 8 माइक्रोफेरेड, देखो देखो बीच में लगा हुआ है, लगा है बीच में, इन दोनों को इन दोनों के बीच, इनके इनके बीच में लगा है, यानी कि ये एक अगर चतुर्भुज जैसा लग रहा है तो ये इसके विकर्ण में ऐसा लगा हुआ है, समझ गए। ये यहाँ लगा हुआ है, 8 माइक्रोफेरेड यहाँ लगा हुआ है। तो इसका जो रीअरेंज डायग्राम है वो ऐसा बनेगा, और ये अगर डायग्राम बन गया ना तो समझ गए। देखो ये बीच में आ गया कि नहीं, ये किनारों पे पहुंच गया, ये बीच में। अब इसको ध्यान से देखो, इसमें क्या है कि अगर करंट यहाँ आई निकलेगा, यहाँ पे वोल्टेज जितना है, यहाँ पर वोल्टेज मान लिया वी है, यहाँ का वोल्टेज कितना है वी, इस वाले पॉइंट का वोल्टेज कितना होगा, ए का पॉइंट वी, ए का वोल्टेज वी है, तो इस वाले पॉइंट का वोल्टेज कितना होगा, वी ही तो होगा। क्यों वी होगा, बीच में करंट ड्रॉप ही नहीं करेगा, अगर ये चालक तार है तो करंट ड्रॉप नहीं करेगा, क्योंकि बीच में ना कोई प्रतिरोध है ना कोई संधारित्र, तो करंट ड्रॉप नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही करंट इधर की तरफ जाएगा और इधर की तरफ जाएगा, ठीक, या कह लो कि जब वोल्टेज यहाँ, अब इस वाले पॉइंट का वोल्टेज अगर वी है तो इस वाले पॉइंट का वोल्टेज कितना होगा बताओ, वी तो नहीं रहेगा, वी से कुछ घट जाएगा ना, क्योंकि बीच में क्या कौन आ रहा है, 3 माइक्रोफैरड का संधारित्र आ रहा है, तो यहाँ का वी का मान कुछ हो जाएगा ना, घट जाएगा। और इधर से जब करंट इधर जाएगा तो इधर भी तो 3 माइक्रोफैरड है, तो यहाँ का भी वोल्टेज उतना ही होगा जितना यहाँ, वोल्टेज ड्रॉप बराबर होंगे कि नहीं होंगे, ये बताओ, बराबर होंगे। हाँ, वोल्टेज अगर V यहाँ है तो अगर यहाँ यहाँ V1 होगा तो यहाँ भी V1 ही होगा, समझे? तो अलग अलग होता, जब संधारित्र के मान अलग अलग होते हैं ना तो वोल्टेज ड्रॉप भी अलग होता है कि नहीं। तो वोल्टेज ड्रॉप सेम हुआ, तो वोल्टेज ड्रॉप सेम हुआ, तो इन दो बिंदुओं पर, इन दोनों बिंदुओं को हम नाम दे देते हैं CD, CD दे दिया नाम अपनी तरफ से। तो C और D के बीच का विभव सेम है, C पर और D पर विभव सेम है, तो ये बात हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, है ना, कि C तथा D के बीच विभवांतर बताओ कितना होगा, अगर विभव सेम है तो विभवांतर कितना होगा, 0 होगा। सी और डी के बीच विभवांतर कितना होगा, 0, क्योंकि यहाँ का विभव यहाँ का विभव सेम है, तो अगर सेम विभव होगा तो विभवांतर कितना होगा, 0 होगा। अब अगर विभवांतर 0 होगा तो क्या इसके अंदर करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा। दो बिंदुओं के बीच अगर विभव विभव सेम है तो करंट प्रवाहित नहीं होगा, ये बात पक्की तरीके से दिमाग में रख लो, ठीक है। यहाँ इसमें करंट ही नहीं फ्लो करेगा, और जब इसमें कोई करंट ही नहीं आएगा तो इस पे आवेश भी नहीं आएगा, आएगा आवेश, तो हम लिखेंगे इसलिए 8 माइक्रोफैरड संधारित्र से कोई धारा, धारा तो बहती है विभवांतर की वजह से ना, कोई धारा नहीं बहेगी, और जब कोई धारा नहीं बहेगी तो इस पर कोई आवेश, कोई आवेश बोलो नहीं आएगा। अब जब कोई आवेश नहीं आएगा तो
तो इसका होना और ना होना बराबर हो गया, इसका कोई मतलब ही नहीं रह गया इसमें। अब क्या करें, अब 3 और 6, अब इनको देखो और इनको देखो, इससे कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अब ये 3 और 6 ये दोनों किस क्रम में लगे हुए, अगल बगल है ना दोनों, तो श्रेणी क्रम में हुए कि नहीं हुए, अगल बगल को श्रेणी क्रम में। तो हम कहेंगे इसलिए 3 माइक्रोफैरेड तथा 6 माइक्रोफैरेड आर इन सीरीज, है ना, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो अगर ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो बताओ इनका टोटल कितना आएगा, बताओ 1/C डैश बराबर 1/C1 प्लस 1/C। अब मान रखे, हाँ प्रतिरोध वाला चल रहा होगा ना दिमाग में, प्रतिरोध का उल्टा है ये फार्मूला लगेगा श्रेणी क्रम में। तो C1 का मान कितना रखो 3 और C2 का मान 6। अच्छा अब देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो इसको 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1/6 सही है, और 3/6 हो जाएगा, तो 3/6 को काट दो, तो 1/C डैश बराबर कितना है 1/2, तो C डैश बराबर कितना है 2 माइक्रोफैरड आया, बोलो, यानी कि इनका इनका निकल गया। अब हमको इनका इनका भी निकालना है, तो इनका इनका भी तो 2 ही आएगा, तो सेम नंबर है 3 6 का। तथा नीचे वाला जो भुजा है ये नीचे वाला, हाँ सी डैश ले लगाया क्योंकि अभी इनका भी तो निकालोगे, फिर टोटल भी तो निकालोगे, तो जब टोटल लास्ट वाला निकालो उसको सी मान ले, है ना। तथा नीचे नीचे भुजा वाले 3 माइक्रोफैरड तथा 6 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है। तो अगर ये भी श्रेणी क्रम में है तो इनका तुल्य प्रतिरोध सी डबल डैश कितना होगा, वो भी 2 माइक्रोफैरड ही तो होगा। अब ये जो सी डबल डैश ऊपर वाला आया है नीचे वाला आया, ऊपर सी डैश वाला आया, ये टोटल और ये टोटल, ये दोनों ऊपर नीचे है ना, ये समांतर क्रम है। तो हम कह सकते हैं कि सी डैश तथा सी डबल डैश ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो ये अगर समांतर क्रम में है तो सी बराबर लिखेंगे अब फाइनल सी बराबर सी डैश प्लस सी डबल डैश, ये तो समांतर क्रम में ही तो होता है। तो सी बराबर सी डैश का मान रखो 2 और सी डबल डैश का मान रखो 2, सी बराबर कितना है 4 माइक्रो, तो पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध 4 माइक्रोफैरड आया। आप बताओ, यही तो आंसर था, आंसर यही बताया था मैंने 4, यही बताया। अब डायग्राम में बताओ, एक तो नल नल बटा सन्नाटा ही हो गया, इसका कोई मतलब नहीं। तो ये चीज समझनी पड़ती है, इस तरीके के काफी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और नीट वगैरह में पूछे जाते हैं बहुत। डायरेक्ट अगर दे देंगे ना तब तो मजा ही आ जाए, डायरेक्ट क्यों देंगे, दिमाग लगाना पड़ता है।